गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो अध्याय चल रहा है वो चल रहा है विनिर्माण उद्योग का। कल हमने विनिर्माण उद्योग है उसकी बेसिक चर्चा की थी पाठ के बारे में। उसमें प्रमुख रूप से बात आई थी कि प्रारंभ में भारत क्या है, हर प्रकार से, चाहे उत्पादन के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हो, किसी भी प्रकार से हो, छोटे कुटीर उद्योग धंधों के संबंध में हो, भारत हर प्रकार से परिपूर्ण था, हर प्रकार से समृद्ध था। कारण क्या कि उस समय लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी और जितना उनके पास उत्पादन होता था उस उत्पादन का वो उचित तरीके से उपयोग करते थे। और छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, कुटीर उद्योग धंधे हैं, लघु उद्योग है, वो हर जगह गाँव शहरों में प्रचलित थे। जिस कारण क्या है कि बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण था और लोग है वो अपने जीवन है आराम से खुशी खुशी जीवन यापन करते थे। इसके साथ ही क्या है कि जिस क्षेत्र में भारत के पास शेष बच जाता सामान, जो भी उस सामान को क्या है कि दूसरे देशों में उसको निर्यात कर दिया जाता था। और निर्यात करने से क्या होता था कि अन्य देशों की जो मुद्राएं हैं, संपत्तियां हैं, वो किसको मिलती थी? भारत को मिलती थी। जिस कारण क्या है भारत में खुद की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ क्या है कि दूसरे देशों से जो पैसे आते थे, जो हीरे जवाहरात आते थे, आभूषण आते थे, उनसे भारत और भी अधिक परिपूर्ण था। जिस कारण क्या है भारत को क्या कहा गया? सोने की चिड़िया कहा गया है। सोने की चिड़िया यानी हर प्रकार से परिपूर्ण जो था भारत, समृद्ध और शक्तिशाली मजबूत था। लेकिन कुछ स्थितियां, विषम परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि भारत की जो समृद्धि है, भारत का जो वैभव है, भारत का जो पराक्रम है, वो धीरे धीरे कम होने लग गया, क्षीण होने लग गया, कमजोर होने लग गया। उसके बारे में प्रमुखतः बात अपन करेंगे आज। किसके साथ हम बात करेंगे कि इसके कौन से प्रमुख कारण रहे जिस कारण भारत की ऐसी स्थिति हो गई, तो इसके बारे में प्रमुखतः आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि स्थितियां भारत की जहां बहुत समृद्धिशाली था, विकसित था और इसके साथ क्या आर्थिक रूप से मजबूत था, तो ऐसा क्या हुआ जिस कारण भारत की स्थिति कमजोर हो गई, भारत का पराक्रम कम हो गया, भारत आर्थिक रूप से कमजोर होने लग गया। तो इसमें बहुत बड़ा जो हाथ है उसके बारे में आज प्रमुखतः बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां। जैसे जैसे अंग्रेज है प्रारंभ में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए थे, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि भारत के प्रत्येक क्षेत्र पे, प्रत्येक भाग पे इन्होंने धीरे धीरे क्या है अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। और ये क्या करते थे? भारतीयों का दमन यानी उनको नष्ट करना, उनको आपस में एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, उनको उत्तेजित करना और कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्ति जिनको अपने पक्ष में करना, जिसे शासन है अपने देश में उनका न रह के उन अंग्रेजों का शासन हो जाए। इस कारण कुछ दमनकारी नीतियां हैं अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ है वो अपनाई। बात आती है लघु व कुटीर उद्योग का नष्ट होना। जैसे ही भारत में अंग्रेज आए व्यापार करने की दृष्टि से, सबसे पहले जो आक्रमण किया अंग्रेजों ने वो भारत के लघु और छोटे छोटे जो उद्योग धंधे थे उन पे आक्रमण किया। छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, लोगों में घरों में जो अपने कर रहे थे उनको नष्ट कर दिया। इसके साथ ही क्या है कि जो छोटे से बड़े स्तर पे जो उद्योग थे उनके ऊपर भी क्या अधिकार कर लिया, या जो उद्योग बचे रहे उन पे अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। तो इस प्रकार कुछ दमनकारी नीतियां और गांवों के, शहरों के छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं उनको नष्ट करने में, उनको समाप्त करने में प्रमुख रूप से किसका हाथ रहा? अंग्रेजों का रहा। बात आती है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था में उस समय प्रमुख रूप से जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी वो उद्योग माने जाते थे, क्योंकि उद्योगों के द्वारा क्या है हर प्रकार से वस्त्र हो, खनिज हो, किसी भी क्षेत्र में हो चाहे, हर प्रकार से सारे कार्य किए जाते थे। लेकिन इस रीढ़ की हड्डी को, उद्योगों को प्रमुख रूप से दमन करने वाले, समाप्त करने वाले, नष्ट करने वाले, भ्रष्ट करने वाले प्रमुख रूप से कौन थे? अंग्रेज थे। और अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को, उसके उद्योगों को जैसे जैसे वो भारत में रहते गए वो सब क्या है नष्ट कर दिया या अपने नियंत्रण में ले लिया। बात आती है कि विनिर्माण उद्योग है वो क्या है, या विनिर्माण उद्योग कहते किसे हैं। तो हमने प्रारंभ में बात की थी और कुछ पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि विनिर्माण प्रमुखतः किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना, हमारे पास सामान्य भाषा में हमारे पास जो भी कच्ची सामग्री अपने पास उपलब्ध है, उस कच्ची सामग्री के द्वारा हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वो प्रमुखतः क्या कहलाता है? विनिर्माण उद्योग कहलाता है। यानी एक वस्तु को विभिन्न प्रकार की आकृतियों, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों, विभिन्न प्रकार के तरीकों से उसको एक नया आकृति देना, नया उसको रूप देना, वो प्रमुखतः क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। इसकी परिभाषा भी हम समझने का प्रयास करेंगे। बात आती है वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कच्चे माल को मशीनों की सहायता से
उच्च मूल्य की वस्तुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी वह प्रक्रिया, वह माध्यम जिसके द्वारा हमारे पास जो कच्चा सामान है, कच्ची सामग्री उपलब्ध है, उसको मशीनों की सहायता से, उसको तकनीकों की सहायता से उसको उच्च मूल्य की वस्तुओं में परिवर्तित कर देना। यानी हमारे पास कच्ची सामग्री है, हम उन्हें उसका निर्माण करके उसके मूल्य को परिवर्तित कर दिया, एक नई सामग्री का निर्माण कर दिया, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? उच्च तकनीक और मशीनों के माध्यम से। तो हमने बात स्पष्ट होगी कि विनिर्माण किसे कहते हैं? कच्ची सामग्री को जो पक्के माल में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसको बदल दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? विनिर्माण उद्योग कहलाता है। बात आती है कि प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र है, वो प्रमुख रूप से कौन कौन से? जहाँ उद्योगों के द्वारा अत्यधिक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है और उन वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में आवश्यकताओं के आधार पर भेजा जाता है। इसके साथ लोगों को अधिकतर रोजगार उन उद्योगों से मिलता है। तो ऐसे प्रमुख राष्ट्र प्रमुख रूप से कौन कौन से? तो प्रमुख से बात आती है अमेरिका की, रूस की और जापान की। ये तीन हैं, ये औद्योगिक दृष्टि से एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में विश्व में विख्यात है। कौन कौन से? अमेरिका, रूस और जापान। अब बात आती है भारत की और अन्य कुछ देशों की, साथ में बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं कि हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है, चाहे वो खनिज के रूप में हो, चाहे वो ऊर्जा के रूप में हो, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में हो, चाहे वो पानी के रूप में हो, चाहे किसी भी प्रकार में हमारे पास जो उपलब्ध है, उसका हमें क्या करना है? संसाधनों का उचित उपयोग करना है। यानी हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है, हम उनका सही तरीके से, सावधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक उनका उपयोग करें। उनका वे है वो बिल्कुल भी नहीं करें, जिससे क्या है कि संसाधन है वो पर्याप्त वर्तमान समय में और आगामी जो पीढ़ियां आएगी उनके लिए पर्याप्त रूप से उपलब्ध रहे। बात आती है विनिर्माण उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका। विनिर्माण उद्योग है, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पहली बात है लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरी बात है तीव्र गति से उद्योगों में कार्य होता है। तीसरी बात है श्रम का उचित उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार किसी भी क्षेत्र में जो विनिर्माण अपने उद्योग है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका एक देश के विकास में प्रमुखता रहती है। बात आती है कच्चे माल को मूल्यवर्धन करना। हमने बात की थी कि कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ बात आई कच्चे माल की। कच्चा माल, हम उदाहरण की बात करते हैं, हमारे पास गन्ना है कच्चे माल के रूप में। अब उस गन्ने से हमें क्या बनाना है, किस प्रकार की हमारी आवश्यकता है, कितनी हमारी जरूरत है, उसके आधार पे उसको विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे चीनी के रूप में परिवर्तित करना, गुड़ के रूप में उसको परिवर्तित करना, शक्कर के रूप में उसको परिवर्तित करना, तो हम आवश्यकता के आधार पर उसको परिवर्तित कर सकते हैं। बात आती है भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में आधुनिक उद्योग यानी पहले तो हमारे पास उद्योग थे वो परंपरागत उद्योग थे, जहां मशीनों का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता था, बहुत कम क्षेत्र में उद्योग कार्य अपने प्रारंभ थे। लेकिन वर्तमान स्वरूप के कारण क्या है कि भारत में स्थितियां परिवर्तित हुई और वर्तमान औद्योगिक जो स्वरूप है उसका स्वरूप देखने को मिलता है। बात आती है आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत कब की गई थी? आधुनिक सूती वस्त्र यानी मशीनों के द्वारा प्रमुख रूप से हम बात करें तो हमारे देश में जो आधुनिक शुरुआत हुई वस्त्र उद्योग में वो कब की गई थी? वो की गई थी 1818 में। क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत कब की गई थी भारत में? सबसे पहले देखना 1818 में की गई थी। अब आती है कौन से स्थान पे और कौन से राज्य में की गई थी? तो ध्यान रखना कि 1818 में सूती वस्त्र से संबंधित जो औद्योगिक स्थापना की गई थी, ये कहाँ की गई थी? फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। और फोर्ट ग्लास्टर है वो कहाँ, कौन से राज्य में आता है? कोलकाता राज्य में आता है। अब बात आती है ये जो शुरुआत की गई, ये जो सूती वस्त्र के उद्योग की शुरुआत की गई, ये इसने सफलता प्राप्त नहीं की, ये अपने लक्ष्यों में, अपने उद्देश्यों में असफल हो गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो सफल शुरुआत हुई कपड़े क्षेत्र में वो कब हुई? तो ध्यान रखना सूती वस्त्र की जो सफल शुरुआत हुई वो कब की गई और कौन से स्थान पे की गई? तो ध्यान रखना 1854 में की गई और कौन से राज्य क्षेत्र में की गई? मुंबई में की गई थी। तो बात आती है प्रारंभिक स्थिति की, तो 1818 में फोर्ट ग्लास कोलकाता में हुआ। अगर बोलते सफल शुरुआत कब हुई तो 1854 में कहाँ पे हुई? मुंबई में हुई। अब बात आती है कि जूट उद्योग की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना कि 1854 के बाद जस्ट 1855 में जो रिचड़ा नामक अपना स्थान है कोलकाता में, वहां जूट उद्योग की स्थापना हुई। जूट उद्योग की हमने बात की थी कुछ पूर्व चैप्टर में कि जूट से क्या होता है? बोरी का निर्माण किया जाता है, दरियों का निर्माण किया जाता है, चादरें बनाई जाती है, बड़े बड़े तिरपाल बनाए जाते हैं और आवश्यकता के आधार पर विभिन्न वस्तुएं, इसके थैले वगैरह, बैग वगैरह भी बनते हैं। तो अन्य बहुत सारे इसके उपयोग है जिसका उपयोग जूट उद्योग में किया जाता है। बात आती है कि प्रथम विश्व युद्ध है तक औद्योगिक की धीमी गति।
प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उससे पहले की हम बात करें, उस समय तक की बात करें तो जो उद्योग धंधे थे वो धीमी गति से विकसित हो रहे थे, तीव्र गति से विकसित नहीं होकर मध्यम गति से उनका विकास हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि उद्योगों की विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। अब बात आती है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये कब प्रारंभ हुआ था और कब इसकी समाप्ति हुई, और प्रमुख रूप से कौन कौन से इसके जो है क्षेत्र इससे जुड़े हुए हैं, स्थान से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वो प्रारंभ कब हुआ था, कौन से सन में प्रारंभ हुआ था, कौन सी डेट को प्रारंभ हुआ था। तो 18 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम वार है, वो प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। और कब हुआ था? 18 जुलाई को। अब बताते हैं कितने समय तक ये चला और कब ये समाप्त हुआ। तो ध्यान रखना, इसकी समाप्ति हुई थी 11 नवंबर 1918 में। इस प्रकार कहा जाए तो लगभग है वो 5 वर्ष से कम समय तक ये वार, प्रथम वार है वो अपना चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध है वो प्रमुख रूप से कौन से महाद्वीपों से संबंधित है या कौन से क्षेत्रों से संबंधित है। तो ध्यान रखना, इसमें प्रमुख रूप से जो सम्मिलित थे महाद्वीप वो थे यूरोप, एशिया और अफ्रीका। इनके जो क्षेत्र है वो प्रथम वार में सम्मिलित थे। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध का जो समय है वो 1914 से 1918 का है। और इस समय जो उद्योग की विकास की गति हुई वो सामान्य यानी मध्यम गति से उद्योगों का विकास भारत में हुआ था। अब बात आती है कि हमने बात की कि प्रथम विश्व युद्ध तक क्या है कि भारत में जो उद्योग धंधे हैं उनकी जो प्रगति हुई वो एक सामान्य स्थिति के रूप में हुई, तीव्र गति हम नहीं कहा जा सकते। और क्वेश्चन ध्यान रखना ये भी बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के मध्य हुआ था। अब बात आती है कि जो औद्योगिक विकास है इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनका प्रमुख रूप से योगदान रहता है। ये औद्योगिक प्रक्रिया है प्रमुख रूप से किस से जुड़ी हुई है, किस प्रकार से इसका संबंध अन्य चीजों से है जिस कारण औद्योगिक क्षेत्र में विकास होता है। तो सबसे पहले बात है प्राकृतिक खनिज। प्रकृति के द्वारा हमें जो खनिज प्राप्त होते हैं उसके द्वारा क्या है कि उन खनिज प्राप्त पदार्थों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उद्योगों में किया जाता है। और उनसे विभिन्न प्रकार की आवश्यक वस्तुएं हैं, जरूरत की चीजें हैं, उनका निर्माण किया जाता है। तो एक प्रकार से प्राकृतिक खनिज है ये औद्योगिक विकास में प्रमुख रूप से अपना विशेष योगदान देते हैं। बात आती है कृषि उत्पाद। अब कृषि उत्पाद है वो हमारे उद्योग में किस प्रकार से योगदान। कृषि के द्वारा हमें कच्ची सामग्री उत्पादन होती है, कच्ची सामग्री मिलती है और उसका उपयोग बाद में कहाँ किया जाता है? उद्योगों में किया जाता है। चाहे वो तेल के रूप में हो, चाहे वो कपास के रूप में हो, चाहे वो जूट के रूप में हो, चाहे वो गन्ने के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, दालों के रूप में हो, किसी प्रकार से हो कि इनका उपयोग बाद में कहाँ होता है? औद्योगिक क्षेत्रों में होता है। तो औद्योगिक विकास है प्रमुख रूप से इन क्षेत्रों से जुड़े हुए। अब सबसे प्रमुख बात आती है श्रमिकों की उपलब्धता। हमारे पास कृषि उत्पाद है, हमारे पास प्राकृतिक खनिज उपलब्ध है, लेकिन श्रमिक की भी आवश्यकता इनमें प्रमुख रूप से होती है कि मशीनों पे काम कौन करेगा या अन्य आवश्यक कार्य है वो कौन करेगा। तो श्रमिकों की क्या है पर्याप्त रूप से आवश्यकता है वो हमें उपलब्ध होनी चाहिए, तब जाके किसी उद्योग को हम समृद्ध उद्योग कह सकते हैं। इसके साथ श्रमिकों को रोजगार भी मिलता है, उनकी आजीविका का प्रमुख साधन कुछ स्थानों पे क्या है? ये उद्योग धंधे ही हैं। अब बात आती है पंचवर्षीय योजनाएं। सबसे पहले आती है पंचवर्षीय योजनाएं कहते किसे हैं? तो ध्यान रखना, ऐसी योजनाएं जिनका निर्माण किसी एक उद्देश्य को लेके नहीं किया जाता, अर्थात बहुउद्देश्यों की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए जिन परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है उन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। दूसरी बात आती है प्रमुख रूप से कि पंचवर्षीय योजना का दूसरा अर्थ क्या है। तो पंचवर्षीय योजनाएं प्रमुख रूप से 5 वर्षों से संबंधित होती है, लेकिन कुछ परियोजनाएं हैं जो 5 वर्ष से पूर्व ही पूर्ण हो गई थी, किसी कारणवश, किसी समस्या के कारण, या उनके समय को दूसरे समय के साथ जोड़ दिया गया था। अब सबसे पहले बात आती है कि जो प्रथम परियोजना है वो कब प्रारंभ की गई थी, कब वो समाप्ति हुई। तो प्रथम परियोजना है वो स्वतंत्र भारत की परियोजना है जो 1951 से 1956 तक है, उसका प्रथम परियोजना का कार्यकाल रहा है। कब से कब तक है? 1951 से 1956 तक किसका कार्यकाल रहा है? प्रथम परियोजना का कार्यकाल प्रमुख रूप से रहा है। अब बात आती है कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, जो समाप्त परियोजना है, जो समाप्त हो चुकी है, उस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख समय क्या रहा है। तो ध्यान रखना, 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2012 से 2017 तक उसका कार्यकाल रहा है। इस पर एक बात स्पष्ट से होती है कि जो पंचवर्षीय योजना है वो 5 वर्ष से संबंधित होती है और उसमें किसी एक उद्देश्य को ध्यान में न रख के बहुउद्देश्य को ध्यान में रखकर इन पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जाता है। बात आती है कि पंचवर्षीय योजना है उसके प्रमुख रूप से उद्देश्य क्या होते हैं। ये किसी एक उद्देश्य से बनी होती है, ये बहुत सारे उद्देश्य होती है, तो क्लियर हो चुका अपना कि एक उद्देश्य से न होकर बहुत सारे उद्देश्यों से संबंधित होती है। अब बात आती है प्रमुख रूप से उद्देश्य इसके कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना, संसाधन, पुस्तकें, क्लासरूम में सुधार। संसाधन हमारे पास जो उपलब्ध है
उनका किस तरीके से उचित उपयोग किया जाए, किस प्रकार से जो पुस्तकें हैं वो बच्चों तक पहुंचाई जाए, बच्चों तक उपलब्ध हो ताकि उनको शिक्षा प्राप्त हो। क्लासरूम में सुधार, ये क्लास की जो वर्तमान स्थितियां हैं उसमें कैसे बैठक व्यवस्था की जाए, कैसे बच्चों को क्लास में नियंत्रित किया जाए, कैसे उनको उचित शिक्षा दी जाए, कैसे उनको क्लास में सर्वांगीण विकास के रूप में उनको शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, तो ये प्रमुख रूप से जुड़ी हुई इस बात से। बात आती है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों में सुधार, यानी जो बैकवर्ड एरिया है, पिछड़े हुए वर्ग है, वो प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग, यानी जिनको विकास के आधार पे हम कहे जाए तो विकास में काफी पिछड़े हुए हैं, काफी वीक है। इन क्षेत्रों के विकास में सरकार है वो बहुत सारी योजनाएं चला रखी है, बहुत सारे कार्यक्रम चला रखे हैं जिनसे इन क्षेत्रों में क्या है प्रमुख रूप से विकास हो सके। बात आती है राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा के बारे में जानकारी, यानी राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे जो परीक्षाएं होती है उनका स्तर क्या हो, उनका माध्यम क्या हो और इसके लिए कौन सी नवीन तकनीक अपनाई जाए, जिससे क्या है कि जो ये परीक्षाएं होती है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पे, इसको उच्च स्तर पर कैसे निर्माण किया जाए, उच्च स्तर पर इस शिक्षा प्रणाली को कैसे परिवर्तित किया जाए, किस प्रकार से क्या है कि एक उच्चतम योग्य जो व्यक्ति है उसको उच्च रूप से शिक्षा प्राप्त हो और उच्च दृष्टि से वो क्या है अपने शिक्षा का आगे प्रसार करे, आगे उसको शिक्षा में समाज के विकास में, देश के विकास में अपना योगदान किस प्रकार से देश के, इस पर ये बात स्पष्ट होती है कि पंचवर्षीय योजनाएं बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर बनाई जाती है और जो योजनाओं का समय होता है वो 5 वर्ष का समय होता है। अब तक क्या है कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो पूर्ण हो चुकी है। लास्ट जो पंचवर्षीय पूर्ण हुई उसका जो समय रहा है वो 2012 से 2017 तक का समय रहा है।